IND एनालिसिस जाति पर जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि एमपी में 55% आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग की है, इसीलिए सरकार जातिगत गणना नहीं करा रही है। उनकी सरकार आई तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे और इसके साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जिसने हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को रोकने की पैरवी की, बीजेपी ने उसे महाधिवक्ता बना दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। बीजेपी कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ बुढ़ापे के कारण मेमोरी लॉस का शिकार हो चले हैं। उनकी सरकार के रहते सदन में विधानसभा में खत में लिखकर कहा गया था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी केवल 27% है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कमलनाथ के कारण निकाय चुनाव से पिछड़ा वर्ग में आरक्षण से वंचित रहा। वो तो शिवराज जी और बीजेपी की सरकार थी जिसने लंबी लड़ाई लड़ी और पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार दिलाए। ये तमाम सारी चीजें अब चुनाव के समय, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जातिगत जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है एमपी में और हर दल की ये कोशिश है कि अलग अलग वर्गों को उनके हिसाब से साध लिया जाए। और अब जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है ओबीसी को लेकर, पहले कुछ वर्जन हम आपको सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जाति मतगणना क्यों नहीं करा? अभी किसी ने कहा पिछड़ा वर्ग 50% है, भोगनेश जी, किसी ने कहा 54% है। मैं तो बड़े मजबूती से कह सकता हूं पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में 55% है। और ये जाति मतगणना से घबराते क्यों है? जाति मतगणना ये नहीं कराते क्योंकि ये पोल खुल जाएगी 55%, इसीलिए कभी जाति मतगणना नहीं कराएंगे। पर याद रखिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम कराएंगे। मुझे लगता है कि ये देश है, ये जाति धर्मों में विश्वास नहीं करता, ये समानता में विश्वास करता है। और इसलिए जातिगत गणना सरकार को किसी चीज के लिए आवश्यकता है उस दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन विभेद पैदा करना इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती है तभी सब चीजें कांग्रेस को याद आती है। 57 साल केंद्र में रहने के बाद, तमाम जनगणनाएं कराने के बाद, प्रदेशों में कंटिन्यू गवर्नमेंट रहने के बाद उनको कभी स्मरण नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आती है तो उनको धर्म दिखाई देता है, उनको जाति दिखाई देती है, उनको अपराध दिखाई देते हैं। तो जाति पर जंग जारी है। जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है और जो ओबीसी वर्ग का कार्यक्रम है वहाँ पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वर्ग को संबोधित कर रहे थे और कहा कि उनकी सरकार आएगी तो फिर वो जातिगत जो जनगणना है वो कराएंगे और तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही। आज इसी मसले पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे पूरे पैनल के साथ। 3 मेहमान आज की हमारी इस चर्चा में हैं। पहले उनका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य जी, स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। पवन जी, आपका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब, मैं आपके पास में आता हूं क्योंकि कमलनाथ जी जो बात थी उन्होंने कह दी है ओबीसी वर्ग के कार्यक्रम में। अब वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने से जो भारतीय जनता पार्टी है वो डर रही है, असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। मैं समझना चाहता हूँ कौन सी चीज़ें हैं असलियत में जो जिनका जिक्र वो कर रहे हैं।
झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, समाज में विद्वेष पैदा करना, ये कमलनाथ की पुरानी आदत है। कमलनाथ जी पिछड़ा वर्ग के इतने समर्थक होते तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको पिछड़ा वर्ग की याद नहीं आई। अरे कमलनाथ जी, अगर आप पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं तो आप जिस अरुण यादव को, जो पिछड़ा वर्ग के आपकी पार्टी के नेता थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर आप प्रदेश अध्यक्ष बने हो, अरुण यादव को कुर्सी सौंप दो, शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं तो आपके जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे उसमें से 2 पिछड़ा वर्ग के हैं, जीतू पटवारी और रामनिवास रावत। दोनों आज प्रदेश कांग्रेस की सीढ़ियां चढ़ने में हिम्मत नहीं करते। कमलनाथ ने उनकी हालत कर रखी है, उनको अधिकार दे दो। आपकी 300 उपाध्यक्ष, 350 महामंत्री, पता नहीं 400-500 कितने मंत्री हैं, उनमें कितने आपके पिछड़ा वर्ग के लोग हैं? पिछड़ा वर्ग को आपने सम्मान नहीं दिया। अब जब चुनाव आ गया तो आपको पता है कि हम भ्रम फैलाएंगे, लोग हमारे झांसे में जाएंगे। आप पहले भी कर्ज माफी के झांसा दे चुके हैं, पहले भी रोजगार का झांसा दे चुके हैं। आप पिछले वर्ग कितने हितैषी हैं तो आप छिंदवाड़ा से घोषणा करो कि इस बार वहां से चुनाव लड़ेगा विधायक का, सांसद का, वो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होगा। आपके कारण मध्य प्रदेश के पंचायत में पिछड़ा वर्ग को उसका स्थान नहीं मिल पाया। कमलनाथ जी, आपको याद रखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका चेहरा पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस में कौन है पिछड़ा वर्ग का चेहरा? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। हम समाज की चिंता करते हैं, सबके साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। और सत्ता हमारे लिए साधन है, साधन नहीं। हम कहते भी हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में पवन पटेल जी कह रहे हैं आपकी कथनी करने में अंतर है। अरे ये सुरेन जी तो ऐसा लग रहा है अपनी बात बता रहे हैं, इस हिसाब से ये बोल रहे हैं। इनके खुद सोचे क्या आकलन करना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट हो रहा है, पूरी जनता देख रही है। ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी की बात करते हैं कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, तभी महाराज जी को बताया कि 27% आरक्षण कमलनाथ ने दिया था। अर्जुन सिंह जी ने 14% आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग को शुरुआत की थी, वो कांग्रेस के थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिए, वो भी कांग्रेस के थे। सुरेन जी बोल रहे हैं बतौलेबाजी करते। बतौलेबाजी का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। झूठ बोलने का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी के नाम है, कैसे और कोई झूठ बोल सकता है? ये पंचायत के चुनाव की बात करते हैं, उस समय हमारे अधिवक्ता जो गए थे रोटेशन प्रणाली के लिए गए थे, ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। इस तरह की बात करते हैं, हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको ध्यान आता है जब चुनाव आता तो इनको वर्ग, जाति, धर्म याद आता है, चुनाव के पहले ये बात नहीं करते हैं। हम इनसे एक बड़ा विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रतापूर्वक बता दें मुझे, ये भारतीय जनता पार्टी का कृत्य रहता है कि हम रबर स्टैंप बना देंगे। आप सोचिए कि कांग्रेस की महानता को देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ओबीसी के नहीं थे, फिर भी उन्होंने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया। अर्जुन सिंह जी पिछड़े वर्ग के नहीं थे, फिर भी उन्होंने आरक्षण दिया। कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया। मैं इनसे विनम्रता पूर्वक एक पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग की हितैषी थी तो जब 14 साल तक इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुरेन जी इसका जवाब नहीं देंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे। इसका जवाब दे सब, हमने तो बता दिया कांग्रेस का इतिहास है। ये वो काम करते हैं कि जो व्यक्ति 27% आरक्षण का विरोध करता है उसको नवाज देते हैं पद से, उसको पद देते हैं। संघ के प्रमुख भागवत जी ने बोला था कि आरक्षण खत्म करना चाहिए, ये उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग जाग चुका है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला है कि सरकार बनने पर ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेतन भट्ट जी के पास में आ जाता हूँ। चेतन भट्ट साहब, ओबीसी को लेकर जिस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई पहला मौका नहीं है, बीच बीच में चीज़ें सामने आती रहती हैं। और हम लोगों ने जो पहले ही कहा शुरू में अपने, जब मैं चर्चा कर रहा था कि एक बार फिर ओबीसी का जो जिन्न है वो बोतल से निकल कर आ गया है। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 55% जो ओबीसी वर्ग है, हालांकि मैं जब पवन जी के पास में आऊँगा तो 27% की भी बात उसमें आई थी, फिर 27% ओबीसी आरक्षण की भी बात आती है। गेंद इधर से उधर घूमती रहती है। वो कहते हैं कि इन्होंने बेहतर तरीके से पैरवी नहीं की, कोर्ट में वो कहते हैं उन्होंने नहीं की। किस रूप में देखें ये सब जो ओबीसी की जो चीज़ें हैं, सिर्फ इसको हम चुनावी सियासत मान लें? चेतन भट्ट साहब। राजेश जी, ये सारी जो चीजें हैं जो चुनाव के दौरान सामने आती हैं निकल निकल के, ये सब राजनीतिक शगुफेबाजी है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। ओबीसी की 55% अगर आबादी है तो इतने सालों से किसी भी सरकार ने उनको आरक्षण देने की बात क्यों नहीं? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा
आरक्षण देने को मनाही कर चुका है, तो बार बार इस तरह की चीजें लाना और फिर कोर्ट में जाना और उसके बाद कह देना कि साहब हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा इस बात को। ये सब सरकारें जानती हैं, सभी पार्टियां जानती हैं कि ये बहुत कानूनी मुद्दा है और इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट हामी नहीं भरेगा तब तक हम किसी प्रकार का आरक्षण नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात जो जातिगत जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या है? वैसे कोई समाज में कोई कम विभेद की स्थिति बनी है क्या वर्तमान में? हर जगह लोग बांट दिए गए हैं। अभी आप जो मणिपुर में चल रहा है वो सब क्या है? वो इसी तरह का तो है, कुकी अलग कह रहे हैं, मैते अलग कह रहे हैं, इस तरह से वहां पे हत्याएं हो रही हैं, जो स्थिति बनी हुई है। ये जो समाज को विभेद करने की दृष्टिकोण रखते हैं राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक लाभों के लिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। और ये कोई आज की बात तो नहीं है जनगणना, जातिगत जनगणना। जातिगत गणना के बारे में तो अंग्रेजों के जमाने से बात चली आ रही है। 1951 में तो सरदार पटेल ने इसका खुद विरोध किया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को लाके समाज का एक ताना बाना जो बना हुआ है उसको क्यों बर्बाद करना चाहती है राजनीतिक पार्टी? ठीक है, उससे आपको सत्ता मिल सकती है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है कि आप जातिगत जनगणना करवा दें। कि 10 साल में एक बार जब जनगणना, ठीक है स्त्री पुरुष की बात अलग है कि इतनी स्त्री हैं इतने पुरुष हैं, वो एक जनगणना के अंतर्गत आता है, वो समझ में आता है। लेकिन ब्राह्मण इतने हैं, हरिजन इतने हैं या बनिया इतने, इससे क्या फायदा होने? चलिए, क्या फायदा होगा, क्या इसकी आवश्यकता? जी चेतन भट्ट साहब, दोबारा मैं आपके पास में आता हूँ। सुरेंद्र शर्मा साहब, आप जवाब दे दीजिए जो कुछ पवन पटेल जी कह रहे थे, फिर मेरा सवाल होगा आपसे। नहीं, मैं पवन जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कितने बड़े पैरक और हैं, तो आपने पिछड़ा वर्ग का कोई आयोग क्यों नहीं बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अगर कमलनाथ जी इतने शुभचिंतक हैं तो क्यों अरुण यादव की कुर्सी पर बैठे, अरुण यादव कुर्सी वापस क्यों नहीं करते? आपकी 4 राज्यों में सरकार है, आप राजस्थान में क्यों बात नहीं कर रहे? आप छत्तीसगढ़ में क्यों बात नहीं कर रहे? आप हिमाचल में क्यों बात नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश जो पूरे देश में शांति का टापू, या मिलजुल कर सब रहते हैं, वहां आपके अपने स्वार्थों के लोग भड़काने काम कर रहे हैं। आपको मालूम है ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आपको तो राजनीतिक रोटियां सेकना है, आपको तो आग लगाना है, आपकी पुरानी फितरत है। आप तो अपने देश में सत्ता प्राप्ति के लिए देश में दंगे भी करा सकते हैं। 84 के दंगों का आरोप कमलनाथ पर है, उसका कोई जवाब है क्या? आप इस देश की, इस प्रदेश की शांति को भंग मत कीजिए कमलनाथ जी। ये मध्य प्रदेश मिलजुल कर आगे बढ़ रहा है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सब 27% आरक्षण का जो पूरा मामला है वो लंबे समय से चला आ रहा है, आपने ही ढंग से उसकी पैरवी कोर्ट में नहीं की, यही कारण है कि ये पूरा मामला अटका हुआ है। नहीं, हमने बहुत अच्छे से पैरवी की है। और कमलनाथ जी पिछले 3 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री नहीं है, तब उनको याद नहीं आई? चुनाव के समय उनकी नींद खुलती है, केवल चुनाव में सत्ता प्राप्त करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, और ये कमलनाथ की आदत है। मध्य प्रदेश के अंदर से जानते हैं कमलनाथ के वादे पूरे नहीं होते। कमलनाथ ने पहले भी लोगों को धोखा दिया है और अब भी पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का काम कमलनाथ कर रहे हैं। पवन पटेल साहब, अगर बात की जाए, ठीक है मध्य प्रदेश में जो चीजें हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ या फिर और जहां पर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी 27% का जो मामला है वहां पर भी अटका हुआ है, सरकार वहां पर आपकी है। जातिगत जनगणना की स्थिति भी वहां पर अभी कैसी, उस पर भी कोई नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हमारी यहाँ सरकार आती तो हम ऐसा करेंगे। कैसे मान ले जनता इसको? देखिए, जनता मान ले कि हमने काम किया है। सुरेंद्र जी बड़े उससे बोलते कि चुनाव, अरे हमने अभी इतिहास गिना दिया, 14% की बात बताई, नगरीय निकाय की बताई, 27% की बताई। 15 महीना से कम समय काम करने को मिला था कमलनाथ, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण दिया है। ये सब ये कहते चुनाव के समय, अरे तो लंबे समय की बात कर रहा हूँ। ये बार बार इनको एक कैसेट रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है कि तुमको ये बोलना है, हम समझ नहीं पा रहे। अब ये अरुण यादव, मतलब सिर्फ ये पूरे समाज, पूरे देश की एक अरुण यादव जी के ऊपर इनका मोह भंग है, इनका मोह पड़ा हुआ है। अब अरुण यादव जी को शामिल करने का इनका विचार चल रहा होगा कि अरुण यादव जी किस लिए इनको चिंता हो रही है, इसलिए इनको दुख उनका दिख रहा है। अरे अपने नेताओं को, अडवाणी जी का तो देख नहीं पाए। अडवाणी जी का क्या हस्र कर दिया तुमने? अडवाणी जी क्या थे? पितृ पुरुष थे, क्या हालत कर दिया, किस कोने में उनको फेंक दिया? उनकी नहीं दिख रही है, हमारे अरुण यादव जी की चिंता हो रही है आपको। धन्य है भारतीय जनता पार्टी का दुराहा चरित्र है, जो कहना कुछ करना कुछ, इनके कथनी और करने के अंतर को जनता अच्छी तरह से समझ रखी है। और हम चुनाव के कह रहे कथनी करने में आपके अंतर है, आप उन पर आरोप लगा रहे हो, आप अरुण यादव का नाम ले रहे हो। हमने तो हम तो प्रूव कर रहे हैं। सुरेंद्र जी से कह रहा हूँ कि वो आप पर लगा रहे हैं कथनी करने में अंतर का। पवन जी, मैंने केवल अरुण यादव नहीं कहा, मैंने जीतू पटवारी भी कहा, रामनिवास रावत भी कहा। क्या सबको हम लेना चाहते हैं क्या? अब आपका नेता आरक्षण नहीं दिया। अरे पिछड़े वर्ग के नेता को हटाकर कमलनाथ बैठे हैं कुर्सी पर। छिंदवाड़ा से कमलनाथ का बेटा सांसद बनेगा, पिछड़े वर्ग कोई व्यक्ति क्यों नहीं? आप क्यों टिकट नहीं दे सकते? ये तो आपके हाथ में है। यही तो बोल आप तय करो ना, आप तय करो ना, जीतू पटवारी को अधिकार संपन्न बनाएंगे, हम रामनिवास रावत संपन्न, जो आपके हाथ में आज है। इसलिए कह रहा हूं
कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अरुण यादव को कुर्सी सौंपे, कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी और रामनिवास रावत को अधिकार संपन्न दे। आप उनको कार्यालय की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दे रहे, आप पिछले वर्ग की बात करते हैं। पिछले वर्ग के कितने लोगों को सम्मान और स्थान दे रहे हो? कमलनाथ जी घोषणा करें कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, पिछले वर्ग का लोकसभा लड़ेगा, विधानसभा लड़ेगा, पर आप तो सब कुछ आपको चाहिए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राज करेंगे और पिछले वर्ग की बात करेंगे, ये कैसे चलेगा? पवन जी बोल लीजिए, पवन जी कह रहे हैं। पवन जी एक मेरा सवाल जोड़ ले, इनका जवाब देना है बात जब जी पवन जी जी बोल रहे हैं, बोल लीजिए। इन्होंने कुर्सी सौंप दी ना, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी सौंप दी ना, उन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया ना। चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं धरने पर, ओबीसी के चयनित शिक्षक 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं गया। ये सिर्फ यहाँ चैनल में बैठ के बतौलेबाजी करने के लिए हम बताते जा रहे हैं। हमारी कथनी करनी कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की। कमलनाथ ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कमलनाथ ने 100 रुपए में 100 बिजली दी, लोगों के ऊपर केस करते जा रहे हो। आपके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया है सदन में, समझ गया आपके मंत्री कमल पटेल जी ने एक्सेप्ट किया है सदन में। ये बतौलेबाजी अब चलने वाली नहीं है, ओबीसी वर्ग जाग चुका है। जो ओबीसी वर्ग के काम हित में काम करेगा, आपने बतौले। आप मेरा जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए सुरेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जब 15 साल तक इस प्रदेश के मुखिया थे, ओबीसी वर्ग के इतने हितैषी थे, तो उन्होंने ओबीसी वर्ग का आरक्षण क्यों नहीं दिया? सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, हाँ और ना क्यों नहीं दिया? नहीं देंगे जवाब आप। ओबीसी आयोग किसने बनाया? संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमने दिया है, आपने दिया क्या? केवल बातें करना, केवल बातें करना। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब से कमेंट ले लेता हूँ, फिर दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा। चेतन भट्ट साहब, बिल्कुल जिस तरह से आपने, जब मैंने बातचीत की तो आपने व्याख्या उसकी की कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन इस पर लंबे समय से जो बहस है वो चलती रही है। एक बात आती 27% आरक्षण को लेकर, छत्तीसगढ़ में भी अभी वही चल रहा है, मध्य प्रदेश में चीज़ें वही हैं क्या? चूंकि बीच में अगर बात की जाए तो अगर कोर्ट का देखें तो कोर्ट इसके खिलाफ है। क्या लगता है कि ये जो 27% आरक्षण का मामला है, इस चुनाव में कांग्रेस इस पर आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी कह रही है, कैसे ये मुमकिन होगा? क्योंकि बात तो कोर्ट पर है, लेकिन दोनों दल ताल ठोक रहे हैं 27% आरक्षण को लेकर। देखिए, ये तो ओबीसी भी वर्ग भी जानता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ चुनाव के दौरान सामने आती हैं। तमाम लोगों की सरकारें रही हैं। अगर ओबीसी वर्ग से इतना ज्यादा मोहब्बत थी, प्रेम था, तो उस समय आप इनको आरक्षण देते, लेकिन चूंकि कानूनी मामला फंसा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं सुन रहे। 14% आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने दिया, दिग्विजय सिंह ने ग्रामीण नगरीय निकाय में दिया, 27% आरक्षण कमलनाथ, बता दो रहा हूं मैं। और आप बोलते हैं ओबीसी की जाति का जनगणना की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? कुत्ते बिल्ली की जनगणना हो सकती है, ओबीसी की जाति की जनगणना नहीं है। आप बोल रहे कोई, हम चुनाव के पहले का बताया हमने। चलिए पहले चेतन भट्ट साहब का ले लेते हैं। चेतन भट्ट साहब का बड़ा ले लेते हैं। ओबीसी कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। पवन जी ओबीसी कुत्ता बिल्ली मत बोलिए। पवन जी ये कांग्रेस की सोचो, ओबीसी कुत्ता बिल्ली। मुझे लगता है कुछ बात ठीक नहीं है। कांग्रेस की सोच है। चेतन भट्ट साहब का वर्जन ले लेता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ दोनों मेहमानों के पास। चेतन भट्ट साहब की बात आ जाए पहले। चेतन भट्ट साहब, देखिए राजेश जी, ये इस तरह की तूतू मैं न करता हूँ, ये राजनीतिक दलों का काम है, ये तूतू मैं करना एक साथ। जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो आपका जब समय आए तब आप बोलिए। ठीक है चेतन भट्ट साहब, समझ गए आप? जी। पवन पटेल जी हो चाहे सुरेंद्र शर्मा जी हो, ठीक है चेतन भट्ट साहब बोल रहे हैं। तूतू मैं नहीं करूंगा। अगर आप ठीक है, बहुत शांत है दोनों मेहमान। आप बोलिए कोई तरीका नहीं है बात करने का। चलिए चेतन भट्ट साहब, आप बता। चेतन भट्ट साहब बात जारी रखिए। ये है कि आप समाज को क्यों बांटना चाहते? कोई कम समाज बटा हुआ है कि आज मान लीजिए आप किसी को 27% आरक्षण दे दोगे तो दूसरी जातियों का आरक्षण कम हो जाएगा, क्योंकि 50% तक आपकी बंदिश है। तो जब आप दूसरे का कम करोगे तो निश्चित तौर पे उसमें असंतोष होगा। तीसरी बात जो है कि जब आप इस तरह के लाओगे, आरक्षण लाओगे, तो जो दूसरी जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला है किसी समाज को। लेकिन चूंकि पार्टियां राजनीतिक हैं और उनको अपनी सत्ता की चाह रहती है, और वो राजनीति इसलिए भी करती हैं कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आके लोगों का भला कर सके। अब वो कितना का भला करती है एक अलग मुद्दा है, लेकिन चूंकि सत्ता के लिए ही राजनीति बनी हुई है, तो इसलिए तरह तरह की कोशिशें होती हैं। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की घोषणाएं की, संविदा कर्मियों को
परमानेंट कर जी, दिया, परमानेंट महिलाओं करने को के, नियमित 1,000 करने रुपए के बाद, दिए जी। जाए, 1,000 रुपए दिया जा रहा है, उसके बाद 1200 हो जाएगा, उसके बाद 1500 हो जाएगा। तो ये समान घोषणाएं जो होती है, ये सब चुनाव के टाइम पे होती है। जब सत्ता में एक व्यक्ति आ जाता है, तब उसको वास्तविकता समझ में आती है कि हमारे पास खजाने में उतना पैसा है कि नहीं है। तब फिर दुनिया भर की, अब आप देखिए कितना कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार पे, जितना उसका लेकिन बजट है लेकिन उससे ज्यादा तो कर्ज है। चेतन भट्ट साहब, फ्री की तो एक लंबी फेहरिस्त है, मुफ्त। वो तो सभी दल कर रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 देंगे, हम 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर देंगे, हम आपको 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, उसके बाद 200 यूनिट तक आप बिजली देंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये पैसा कोई पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही, ये आपकी जनता से ही ली जा रहा है पैसा है, और जो बांटा जा रहा है। तो ये जो राजा महाराजाओं का राजतंत्र जिस तरह से चलता था कि हाथी पे निकलता था राजा और इस किसान का ये माफ कर दो, इसको इतना पैसा दे दो, वही तरीका है। लोकतंत्र जरूर है, लेकिन राजतंत्र का जो तरीका है वो आज भी उसी तरह से चल रहा है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप लोगों को रोजगार दीजिए ना। रोजगार देने से उनकी, अभी आपने जो मुफ्त की खोरी की जो आदत डाल दी, उससे अकर्मण्यता बढ़ रही है देश में। लोग काम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ जो बाइयां काम करती हैं, उनके पतिदेव रात दिन दारू पी के पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो काम नहीं करना चाहते। चलिए महिलाओं को भी अगर आप 1000, सीधे पवन जी के पास में आ जाता हूं। पवन जी, दो चीजें इसमें अहम है। एक तो ये कि जिस तरह से आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी कह रही है कि 57 साल में आपको याद नहीं आई, चुनाव के वक्त आपको याद आ गई। वो कह रहा है जाति धर्म नहीं, समानता जरूरत है, विभेद पैदा कर रहा है। जी पवन जी। देखिए, जातिगत जनगणना पहले भी हुई, उसके डाटा को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। हम जातिगत जनगणना की हमेशा बात करते आए हैं। चैतन्य भट्ट जी शायद मेरी बात नहीं सुन रहे थे। हमने उनको निवेदन किया था कि हमने सबसे पहले 14% आरक्षण दिया। ये चुनाव के समय की बात नहीं है। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिए, चुनाव के समय की बात नहीं है। और 15 महीना से कम समय माननीय कमलनाथ जी को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण दिया। ये भी चुनाव के पहले की बात नहीं, 15 महीने पहले की बात है इनके मंत्री। अब दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि 50% की सीमा, अरे ये सीमा कैसी है? इसी देश के कई प्रदेश है जहां पे 50% की सीमा को लांघा गया है। जहां पर जैसी आवश्यकता होती है, जब किसी तरह लेकिन पवन पटेल साहब, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार होते हुए तो लागू हो जाना चाहिए, वहां नहीं हुआ, लेकिन चल रहा, वहां भी होगा लागू, वहां भी होगा। वही हम बता रहे हैं कि वहां जातिगत जनगणना भी नहीं हुई है। हाँ, जातिगत चल रहा, प्रावधान उसका भी चल रहा, वो भी होगा। हमारा बोलने का मतलब ये है कि जब तमिलनाडु जैसे कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इसकी सीमा को बढ़ाया गया है, अगर हमारी सरकार, चलिए एक लाइन में और सवाल कर लेता हूं, फिर मैं सीधे सुरेंद्र जी के पास में आऊंगा। पवन जी, चूंकि वक्त इससे पहले खत्म हो, एक सवाल और मैं कर लेता हूं। एक बात कही जा रही जिस तरह से कि आपने सदन में कहा था कि ओबीसी केवल 27% है, बाकायदा एक पत्र लिख के सदन के पटल पे आपने रखा था। नहीं, देखिए, कहीं नहीं रखा था। किसी तरह की टाइपिकल मिस्टेक अगर हो जाती तो उसको ये बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी कमलनाथ जी जब से बोल, इनको भाषण नहीं समझ में आ रहा है। इतने सारे मुद्दे हुए, 27% आरक्षण का देके उन्होंने सदन में उसका अध्यादेश लाकर कानून बनाई, इनको समझ में नहीं आ रहा। पवन जी, वक्त कम है, सुरेंद्र जी की बात है। सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। पवन जी ने ये स्वीकार कर लिया कि कमलनाथ जी ने विधानसभा में गलत बयानी की थी। जो मुख्यमंत्री अधूरी जानकारी सदन में देता है, उसको ना तो मुख्यमंत्री बनने का हक है, ना फिर से अपने आप को दावेदार प्रस्तुत करने का हक है। कमलनाथ जी अयोग्य हैं, आपने साबित कर दिया। प्रदेश की जनता आपकी सच्चाई आज आपके मुंह से सुन ली। कमलनाथ जी अब लौटकर वापस आने वाले नहीं हैं। चलिए, ये लो, तो अभी तो देखिए, जैसे सदन में होता है, कोई भी अध्यादेश पास करवा लेते हैं, ध्वनिमत वहां पे भी पास करवा लिए। ये तानाशाही की सरकार से देश नहीं चलेगा भैया। तानाशाही के संविधान से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। अब तानाशाही की खत्म है। 2023 और 24 में आपकी तानाशाही। चलिए, तो ओबीसी आरक्षण हो या फिर जाति पर जंग हो, एक बार फिर एमपी की चुनावी सियासत में जोर मार रही है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से तमाम सारे मुद्दे मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में, सियासत में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब चाहे वो जाति पर जंग हो, यानी कि जातिगत जनगणना की बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिस तरह से की है, या फिर 27% आरक्षण देने की बात हो। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, लंबे समय पर से इस पर जो राजनीति है, सियासत है, वो गरमाई हुई है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में। देखना होगा कि ये जो मुद्दा है, इससे किसको नफ़ा होता है, किसको नुकसान, या किस रूप में इस
चुनावी समर में ये मुद्दा देखने को मिलता है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।